बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ईडीमा। ईडीमा क्या होता है, इसका मेकेनिज़म क्या है, ये कैसे होता है और इसके टाइप्स क्या है, ये हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईडीमा क्या होता है। Accumulation of interstitial fluid within tissues is called edema। टिश्यूज़ के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जमा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इस कंडीशन को हम ईडीमा कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? हमारी जो सेल्स है, सेल्स के दरमियान कुछ स्पेसेस होते हैं, कुछ खाली जगह होते हैं। उन स्पेसेस में एक फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नॉर्मली टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जब ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, जब ये टिश्यूज़ से निकले नहीं बल्कि उधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, किसी डिस्टर्बेंस, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, बॉडी में कोई वेन में कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या किडनी का कोई मसला हो जाए, हार्ट का कोई मसला हो जाए, जिसकी वजह से फिर ये फ्लूइड उधर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ईडीमा। ईडीमा कैसे होता है, इसका क्या मैकेनिज़्म है, तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जब ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, तो जब ब्लड टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है, ये ब्लड वेसल टिश्यूज़ के अंदर से पास होता है, तो जब ब्लड टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है तो ब्लड से फ्लूइड टिश्यूज़, जब फ्लूइड ब्लड से टिश्यूज़ की तरफ जाता है तो उसके लिए एक फोर्स रिक्वायर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और जब टिश्यूज से वापस फ्लूइड ब्लड में आता है तो उसके लिए भी एक फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ये दोनों फोर्सेस होते हैं, यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू फ्लूइड टिश्यूज़ में जाता है, और यहाँ से जो वेस्ट सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं वो ब्लड के अंदर वापस आ जाते हैं थ्रू प्लाज्मा कोलाइड प्रेशर। सो नॉर्मली ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, क्योंकि जितनी फ्लूइड यहाँ से अंदर आ जाती है टिश्यूज़ के अंदर, उतनी ही वापस चली जाती है ब्लड के अंदर। सो एक बैलेंस रहता है, एक साइकिल, यहाँ पर एक साइकिल रहता है इसी तरह, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो यहाँ से लिम्फेटिक आर्टरी के थ्रू बाहर चली जाती है, ठीक है, यहाँ से। सो जब इन तीन, ये नॉर्मली इस तरह होता है, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए या प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए, या यहाँ पर लिम्फेटिक वेन में कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो यहाँ पर टिश्यूज़ में फ्लूइड क्या होगा? फिर एक्यूमुलेट होगा। यहाँ पर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए किसी वजह से, किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, ठीक है, जो कि हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ ऐसी कंडीशंस है। सो जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए किसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्लूइड ज़्यादा निकलेगा बाहर, ठीक है, टिश्यूज़ को, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। या प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए तो फिर फ्लूइड अंदर ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूइड रहेगा। या यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल की कोई ब्लॉकेज हो जाए तो फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा। तो क्या होगा? यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो ईडीमा काज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, फ्लूइड मूवमेंट बिटवीन वास्कुलर एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस इज गवर्न्ड बाय टू अपोजिंग फोर्सेस। दो फोर्सेस होते हैं, जैसे अभी डायग्राम में हमने देख लिया। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, दूसरा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से होता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से होता है।
प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए फ्लूइड या वाटर की भी ज़रूरत होती है, तो ये खुद ब खुद वाटर को खींच लाता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो ये एक पोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, सो ये दोनों फोर्सेस नॉर्मली क्या करते हैं एक दूसरे को, दिस टू फोर्सेस बैलेंस्ड ईच अदर, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, मतलब जितने फोर्स से फ्लूइड बाहर निकलता है उतनी ही फ्लूइड अंदर चली जाती है एट द वेनस एंड। ठीक है, क्योंकि आर्टरी ब्लड को लेके आते हैं। ठीक है, जो कि टिश्यूज़ को फ्लूइड देते हैं, फिर जो सेल्स से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो वापस ब्लड के अंदर चले जाते हैं। सो एट द वेनस एंड ब्लड वापस चली जाती है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो वापस चली जाती है वेसल के अंदर। सो एक नेट आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, मतलब एक साइकिल रहता है, जितनी फ्लूइड आप टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है उतनी ही वापस चली जाती है। तो एक नेट फ्लो होता है, एक ख़ास अमाउंट होता है ऑफ फ्लूइड होता है जो टिश्यूज़ के अंदर रहता है। ठीक है, क्योंकि सारा फ्लूइड तो अंदर ब्लड वेसल के अंदर नहीं जा सकता ना। ठीक है, सो एक ख़ास एक नेट फ्लो होता है, एक ख़ास अमाउंट होता है जो टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है या जो इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होता है। ठीक है, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और डिमिनिश्ड कोलॉइड प्रेशर, मतलब जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए या ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, तो उन कंडीशन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ वाटर इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा होगी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वाटर ज़्यादा जाएगा, या ऑस्मोटिक प्रेशर की कम होने की वजह से वाटर जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम में ज़्यादा उधर एकमुलेट होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में एडीमा काज होगी। अब यहाँ पर इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस वजह से होता है, क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, कार्डियक फेलियर काजिंग जनरलाइज्ड एडीमा। जैसे अगर हमारी हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर लेता है, तो अगर वो हमारी हार्ट ब्लड सही पंप ना करे तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उधर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, डीप वेनस थ्रम्बोसिस काजिंग लोकेलाइज, अगर थ्रम्बस मतलब अगर ब्लॉकेज वेंस की ब्लॉकेज आ जाए, वेंस में कोई थ्रम्बस आ जाए, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए वेंस, तो प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। सो वेंस जो हमारी ब्लड वेसल है उससे फ्लूइड बाहर निकलेगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि किस वजह से होता है एडीमा, किस वजह से फ्लूइड एकमुलेट होता है, तो वो क्या था, डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। जब प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, जो प्रोटीन्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, ये क्योंकि प्रोटीन्स को मैंने अभी बताया फ्लूइड की ज़रूरत होती है, तो एक खुद ब खुद वो खींच लाती है वाटर को अपनी तरफ, तो ये एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो ड्यू टू रिडक्शन इन प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कंसनट्रेशन, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से कम हो सकता है, इसकी क्या काजेज़ है, जब ब्लड में अल्ब्यूमिन कंसनट्रेशन कम हो जाए। मैंने अभी बता दिया कि प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, ये पोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, ज़ाहिरी बात है, तो जब ये कम हो जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। सो अल्ब्यूमिन कंसनट्रेशन रिड्यूसेस इन द फॉलोइंग कंडीशन, इन ये कंडीशन जो है इसमें अल्ब्यूमिन कंसनट्रेशन कम हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का एक डिजीज़ है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें अल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है बॉडी से थ्रू किडनीज इन यूरिन में लॉस हो जाती है। सो ब्लड में अल्ब्यूमिन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। लीवर सिरोसिस, हमें पता है कि प्रोटीन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है, एल्ब्यूमिन लीवर से। तो अगर लीवर सिरोसिस हो जाए तो क्या होगा, फिर प्रोटीन नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में फिर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगी और एडीमा काज होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, अगर हम अपनी न्यूट्रिशन में प्रोटीन कम खा लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन हमारे ब्लड में कम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा और उसकी वजह से फिर क्या होगा, एडीमा काज होगा। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एक और पॉइंट था, मैंने डायग्राम में दिखाया था कि लिम्फेटिक्स जो इंटरस्टिशियल से एक्स्ट्रा फ्लूइड है
जो वेस्ट प्रोड्यूस हो जाती है वो लेके लिम्फेटिक्स चली जाती है, लिम्फेटिक वेन में चली जाती है। ठीक है। सो अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो फिर वो फ्लूइड उसी जगह ही रहेगा। ठीक है, तो वो एकमुलेट होगा उधर। ठीक है। सो लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को रिमूव कर लेते हैं उधर से और फिर ब्लड स्ट्रीम में वापस लेके आती है उसको, मतलब स्टेरिलाइज करती है। उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो लिम्फेटिक नोड्स में ये स्टेरिलाइज हो जाती है। ठीक है, फिर वापस ब्लड में आ जाती है स्टेरिलाइज होकर। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, अगर किडनी में कोई मसला हो जाए, ठीक है, जैसे अगर एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर मतलब जैसे अगर हार्ट में हमारी कार्डियक फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से फिर किडनी में भी ब्लड ज़्यादा नहीं जाएगी, तो वो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, वो सोडियम एल्डोस्टेरोन किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, सोडियम और वाटर रिटेन हो जाएंगी, वो बॉडी में ज़्यादा रहेंगी। तो जब वाटर ज़्यादा हो जाएंगी, सोडियम और वाटर, तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगी, उस कंडीशन में इडीमा काज होगा। इडीमा की कुछ टाइप्स है, एक लोकलाइज्ड इडीमा होता है और दूसरा जनरलाइज्ड इडीमा होता है। लोकलाइज्ड इडीमा मतलब किसी एक जगह में, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे, किसी एक लोकली किसी एक जगह में जब इडीमा काज हो जाए तो इसकी कुछ टाइप्स है। एक इन्फ्लेमेटरी इडीमा है, इन्फ्लेमेशन तो पूरी बॉडी में नहीं होता, किसी एक जगह में होता है। जैसे अगर किसी जगह की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, तो उस जगह में क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था कि इन्फ्लेमेशन, जिस जगह में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वहाँ कैपिलरीज परमिएबल हो जाते हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज के अंदर से चीज़ें बाहर निकल जाती है, तो उस जगह में एडीमा काज होता है। ठीक है, उस जगह इन्फ्लेमेशन की एक करेक्टरिस्टिक है एडीमा। ठीक है, तो वो जगह स्वेल हो जाती है। सो इन्फ्लेमेटरी एडीमा है एक, लोकलाइज्ड एडीमा। एलर्जिक एडीमा है, एलर्जी में भी इस तरह होता है। ठीक है, कि एलर्जी में क्या होता है कि इस तरह के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि ब्लड वेसल्स को परमिएबल बना देते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। तो ब्लड वेसल से फिर उनमें ब्लड वेसल के वॉल्स में स्पेसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ब्लड वेसल से फिर चीज़ें बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में निकलना शुरू हो जाती है। जैसे एलर्जिक सब्सटेंस जो है वासो एक्टिव सब्सटेंसेस, जैसे एस्टामीन है, एक सब्सटेंस है जो कि कैपिलरीज को परमिएबल बना देते हैं। ठीक है, सो उस वजह से फिर ब्लड वेसल के अंदर से चीज़ें या फ्लूइड बाहर निकल जाती है, तो एडीमा काज होता है। फिर एडीमा आप वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, वेन्स में, जैसे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया अभी कि वेन्स में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वेन्स अक्लूड हो जाए, कोई थ्रम्बस आ जाए, तो वेन्स अगर ब्लॉक हो जाए तो फिर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और एडीमा काज होगा। एडीमा ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर उधर एडीमा काज होगा। जनरलाइज्ड एडीमा मतलब पूरी बॉडी में अगर एडीमा काज हो जाए तो इसकी मेन काज क्या है जनरलाइज्ड एडीमा की, कि जब किडनी में कोई मसला हो जाए, जैसे प्रोटीन का मैंने बता दिया कि एल्ब्यूमिन लॉस हो जाए, एल्ब्यूमिन लॉस हो जाए तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पूरी बॉडी में, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो पूरी बॉडी में एडीमा काज होगा। या वाटर, सोडियम और वाटर रिटेन हो जाए, उसकी रिटेंशन हो जाए। ठीक है, किडनी में अगर एल्डोस्टेरोन, किडनी में मतलब अगर जैसे हम हमारी कार्डियक फेलियर में ब्लड ज़्यादा, किडनी की तरफ भी ब्लड ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो किडनी को स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, और किडनी क्या करता है, सोडियम और वाटर को रिटेन कर देता है। तो सोडियम वाटर जब रिटेन हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में एडीमा काज हो जाता है। सो
ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें अगर आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो आप वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।